डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। दोस्तों, डीसी परिपथ की यह तीसरी क्लास है। आज अपन पढ़ेंगे जो आपके बंद परिपथ जो मैंने आपको बताया था, वो बंद परिपथ आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे बंद परिपथ का प्रकार। और बंद परिपथ आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो बंद परिपथ आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको अगली क्लास में सारी की सारी चीज बता दी थी। केवल यहाँ पर अपन बंद परिपथ के प्रकार पढ़ेंगे, या इसको अपन कह सकते हैं कि संयोजन। क्या कह सकते हैं? संयोजन। यानी अपन जो किसी भी परिपथ में लोड जो जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जो जोड़ते हैं, या जो स्विच या फ्यूज जो जोड़ते हैं, वो किस प्रकार जोड़े जाते हैं, तो वो अपन का कहलाता है संयोजन। तो बंद परिपथ आपके 4 प्रकार के होते हैं, और संयोजन की भी यदि पूछे तो संयोजन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले मैंने आपको बताया था श्रृंखलाबद्ध, जिसको अपन बोलते हैं सीरीज। पहला बताया था मैंने आपको श्रृंखलाबद्ध संयोजन, जिसको अपन बोलते हैं सीरीज संयोजन। दूसरा मैंने आपको बताया था समांतरबद्ध, जिसको अपन के बोलते हैं पैरेलल संयोजन। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था श्रृंखलाबद्ध व समांतर संयोजन, जिसको बोलते हैं मिश्रित संयोजन। और चौथा आपके होता है जालीदार संयोजन, जिसको अपन के बोलते हैं जटिल परिपथ। तो आपके जो बंद परिपथ है भाई, देखो सीधा सा अपने माइंड में फिक्स बैठा लेना कि जिस परिपथ का अपन उपयोग करते हैं वो परिपथ आपके बंद परिपथ होता है, क्योंकि अपन ओपन और खुले परिपथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके उपयोग में आता है वो केवल और केवल बंद परिपथ होता है। अब जो चीज आपके उपयोग में आ रही है तो अपन उसको किस प्रकार उपयोग में लेंगे, तो मुख्यतः 4 प्रकार से उसको उपयोग में लिया जाता है, तो 4 प्रकार से उसको जोड़ा जाता है। कौन सा है? श्रृंखलाबद्ध संयोजन। ठीक है। अब आपके जो श्रृंखलाबद्ध संयोजन है, तो ये श्रृंखलाबद्ध संयोजन आपके किस प्रकार होता है? तो पहला है आपके श्रृंखलाबद्ध संयोजन, जिसको अपन के बोलते हैं सीरीज संयोजन। क्या बोलते हैं? सीरीज संयोजन। तो अब इसमें अपन के जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा, तो श्योर है एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चन पूछेगा वो बी, आई और आर इन तीनों से संबंधित पूछेगा। और वो किस प्रकार पूछेगा? तो देखो, पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि आखिर श्रृंखलाबद्ध संयोजन होता कैसे है। तो देखो भाई, श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि एक एक करके जुड़ना, वो कहलाती है आपके श्रृंखला। जैसे कोई भाई आपके मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपके दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपके तीसरा रेजिस्टेंस है। तो यदि आपके कोई भी रेजिस्टेंस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार इस प्रकार बद्ध हो जाए, बद्ध का मतलब होता है जुड़ना। बद्ध का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यदि आपके श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी लगातार, तो यदि आपके रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, यदि इन तीनों को आपस में बद्ध कर दे, जोड़ दे, और जोड़े किस प्रकार? जोड़े इस प्रकार के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो यदि इस प्रकार जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपके श्रृंखलाबद्ध संयोजन। क्या बन जाता है? श्रृंखलाबद्ध संयोजन। अब आपके यहां पर आप देखोगे कि श्रृंखलाबद्ध संयोजन में भाई आपके मार्ग होता है एक। जैसे यहां पर अपन ने सप्लाई दी, ठीक है, यहां पर आपने स्रोत लगा दिया, तो स्रोत लगाने पर जब आपका यहां से प्लस जाएगा और प्लस आपका यहां पर जाएगा और यहां से सीधा यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यहां पर आपके प्लस गया और यहां पर आपके आ गया। तो श्योर है आप देखोगे कि इसके लिए केवल एक ही मार्ग होता है। क्या होता है?
एक ही मार्ग होता है। श्रृंखलाबद्ध संयोजन में धारा प्रवाह के लिए, किसके लिए? धारा प्रवाह के लिए मार्गों की संख्या होती है। तो मार्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो यहां पर मार्गों की संख्या होती है एक। कितनी होती है? एक। अब जितने ज्यादा मार्ग होंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी और भिन्न भिन्न मान की बहेगी। अब यदि मान लीजिए मार्ग है एक, तो श्योर है उसमें धारा भी आपके एक ही मान की बहेगी। और कितनी बहेगी? तो जितनी आपके यहाँ पर धारा होगी उतनी आपके यहाँ पर बहेगी। अर्थात श्रृंखलाबद्ध संयोजन में धारा में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि श्रृंखलाबद्ध संयोजन में धारा प्रवाह के लिए मार्गों की संख्या कितनी होती है, तो मार्गों की संख्या होती है एक। कितनी होती है? एक। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि श्रृंखलाबद्ध संयोजन में आपके धारा का मान होता है, तो धारा का मान कितना होगा? तो भाई धारा का मान जो होगा वो समान होगा, यानी यहां पर जो धारा होगी वो उतनी होगी जितनी यहां पे है, यहां पर जो धारा होगी वो उतनी होगी जितनी यहां पे है, यहां पर जो धारा होगी वो उतनी होगी जितनी यहां पे है। यानी श्रृंखलाबद्ध संयोजन के प्रत्येक टर्मिनल पर या प्रत्येक जगह पर, चाहे अपन एमीटर कहीं पर भी जोड़ दे, आपके एमीटर कहीं पर भी जोड़ दे, तो वो एमीटर जो आपके धारा बताएगा वो सारे की सारे एमीटर आपके समान धारा बताएंगे। क्या बताएंगे? समान धारा बताएंगे। मान लीजिए ये एमीटर नंबर 1, ये एमीटर नंबर 2, ये एमीटर नंबर 3, ये एमीटर नंबर 4। तो अब आप देखोगे कि जितनी धारा ये दर्शाएगा, मान लीजिए इसने दर्शाई 1 एम्पियर, तो बताओ ये वाला कितना दर्शाएगा? तो भाई जब मार्ग एक है तो उसमें एक ही प्रकार की करंट बहेगी, तो ये यदि 1 एम्पियर दर्शा रहा है तो ये भी एक दर्शाएगा, ये भी एक दर्शाएगा, ये भी एक दर्शाएगा। तो सारे की सारे आपके समान दर्शाएंगे और उतनी दर्शाएंगे जितनी यहां पर आपके मौजूद है। तो मान लीजिए यहां पर आपके 2 एम्पियर की धारा है। कितने एम्पियर की धारा है? 2 एम्पियर की धारा है। तो बताओ आपके जो ये एमीटर लगे हुए हैं 4, ये कितनी धारा बताएंगे? तो श्योर है दोस्तों ये भी आपके 2 एम्पियर ही बताएंगे। तो यदि एग्जामिनर आपके धारा से क्वेश्चन पूछे तो आंख बंद करके आपको केवल करना है समान। क्या करना है? समान। यदि वो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से दे कि टर्मिनल पर बह रही धारा 2 एम्पियर है, टर्मिनल पर बह रही धारा 2 एम्पियर है, तो बताओ प्रतिरोध 1 पर कितनी धारा होगी? तो जितनी धारा यहां पर है उतनी धारा यहां पर होगी, अर्थात धारा आपके समान होगी। क्या होगी दोस्तों? धारा आपके समान होगी। अर्थात श्रृंखलाबद्ध संयोजन में IT का मतलब टोटल धारा, तो श्रृंखलाबद्ध परिपथ में टोटल धारा बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 होती है। यानी जितनी धारा आपके टर्मिनल पर होगी उतनी ही 1 प्रतिरोध पर होगी, उतनी ही 2 प्रतिरोध पर होगी, उतनी ही 3 प्रतिरोध पर होगी। अर्थात धारा आपकी सभी स्थितियों में समान होती है। तो मेरे भाइयों, धारा से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धारा श्रृंखलाबद्ध संयोजन में एक समान चलती है और एक क्रम में चलती है। धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि धारा में परिवर्तन क्यों नहीं होता, तो धारा में परिवर्तन ना होने का कारण है मार्ग का एक होना। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत है? यहां पर बैठ के समझ में आपके धारा, तो ये धारा वाला हो गया धारा वाला। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज की कि श्रृंखलाबद्ध में वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दूसरा जो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर, वो पूछेगा वोल्टेज से संबंधित कि आपका जो श्रृंखलाबद्ध संयोजन है, श्रृंखलाबद्ध संयोजन में वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों वोल्टेज आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वोल्टेज? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभवांतर,
ठीक है, दूसरा होता है आपके पास विभव, ठीक है, और तीसरा होता है आपके पास विद्युत वाहक बल। ये 3 प्रकार के आपके वोल्टेज होंगे। तो एग्जामिनर आपके दिमाग को परखने के लिए, अर्थात आप उसकी लड़की के काबिल हो या नहीं हो, इस बात की परख के लिए वो आपको ज्यादातर विभवांतर और विद्युत वाहक बल में से डालता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह डिसाइड कर लेना दोस्तों कि कहां पर आपके विद्युत वाहक बल होगा और कहां पर आपके विभवांतर होगा। तो देखो, श्रृंखलाबद्ध संयोजन में वोल्टेज क्या होगा, तो यह है आपके स्रोत, और स्रोत पे मान लीजिए 2 वोल्ट है। स्रोत पर कितने हैं? 2 वोल्ट। ये आपका प्रतिरोध 1 है, ये आपका प्रतिरोध 2 है, ये आपका प्रतिरोध 3 है। तो आपके यदि श्रृंखलाबद्ध में 3 प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं, श्रृंखलाबद्ध में 3 प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं, अब यहां पर आपके जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कितना होगा, तो यहां पर आपके R1 का वोल्टेज अलग होगा, R2 का वोल्टेज अलग होगा और R3 का वोल्टेज आपके अलग होगा। क्योंकि जहां पर प्रतिरोध आपके अलग अलग लग रहे हैं और यदि वो श्रृंखलाबद्ध है तो दोस्तों वहां पर आपके वोल्टेज भी अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब मैं आपको ये सिद्ध करके बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना, आप अगर किताबी ज्ञान रटोगे तो मेरे प्यारे भाइयों वो किताबी ज्ञान आपके माइंड में रहेगा तो सही, कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप जब एग्जाम में देखोगे तो वो किताबी ज्ञान आपके कोई भी काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आपके माइंड से वो जा ही नहीं सकता है। अब देखो कैसे, मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास प्लस है, क्या है? प्लस, अर्थात इसको मान लेते हैं अपन फेज। क्या मान लेते हैं दोस्तों? फेज मान लेते हैं, ठीक है। और ये है आपके माइनस, जिसको अपन मान लेते हैं न्यूट्रल। क्या मान लेते हैं दोस्तों? न्यूट्रल मान लेते हैं। एक फेज तार अपन के आया और दूसरा अपन के आया न्यूट्रल। क्या आया? न्यूट्रल। अब मान लीजिए ये आपके है रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस अपन के ये है, 2 रेजिस्टेंस अपन के पास मौजूद है। दिमाग से देखना दोस्तों, क्योंकि देखो मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं है कि आप किताबी ज्ञान पर चलो। मेरा उद्देश्य दोस्तों ये है कि आप अपने माइंड से पढ़ो, किताब आप खुद बनाओ, किताब में जो है आप उसको गलत सिद्ध करो दोस्तों। और ये कब होगा? जब आप माइंड लगाओगे। तो मान लीजिए ये आपका फेज है, ये आपका न्यूट्रल है। अब देखो प्रतिरोध आपके पास 2 है। कितने प्रतिरोध है? 2। मान लीजिए दोस्तों एक तार को मैंने यहां पर जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया फेज, ठीक है, और दूसरा यहां पर जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया न्यूट्रल। क्या जोड़ दिया? न्यूट्रल। तो ये आपका फेज और न्यूट्रल या प्लस और जो माइनस है वो सीधा लोड पर पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है दोस्तों? सीधा पहुंच रहा है। तो सीधा पहुंचे, यदि लोड पर आपके सीधा पहुंचे क्या? फेज और न्यूट्रल या प्लस और माइनस, तो वहां पर वोल्टेज आपके जो होगी, वोल्टेज होगी समान। क्या होगी? वोल्टेज समान होगी। अब मान लीजिए ये जो दूसरा प्रतिरोध है, ये दूसरे प्रतिरोध को भी मैं एक यहां और एक यहां इस प्रकार जोड़ दिया भाई, दूसरे को भी मैंने जोड़ दिया। अब यहां पर आपकी जो सप्लाई है वो कैसे पहुंच रही है? तो यहां पर सप्लाई आपकी सीधी पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? सीधी, क्योंकि भाई यहां पर सप्लाई आई, यहां से यहां भी गई और यहां भी गई, यहां भी गई और यहां भी गई, तो सीधी सप्लाई आ रही है। तो कहीं पर भी यदि आपके सप्लाई सीधी आए, क्या आए? सप्लाई यदि सीधा आए तो वहां पर आपके वोल्टेज समान होगा। क्या होगा? वोल्टेज समान होगा। आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दो, लेकिन वहां पर वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि वहां पर जो आपकी सप्लाई पहुंच रही है वो सप्लाई आपके सीधी पहुंच रही है, आपकी किसी भी प्रकार मार्ग करके नहीं आ रही है, वो सीधी सपाट जा रही है। तो यदि सप्लाई आपके सीधी पहुंचे तो वहां पर वोल्टेज परिवर्तन नहीं
होगा। अब यदि कोई सप्लाई आपके घूमकर आए तो मेरे प्यारे भाइयों, जब सप्लाई आपके घूमकर आएगी, पहले आई सप्लाई यहाँ पर लगा हुआ है बल्ब, आगे गई, आगे फिर दूसरे बल्ब में होके गुजरी, तो प्यारे भाइयों पहले बल्ब में सप्लाई गुजरेगी। तो देखो मैं आपको फिर देसी लैंग्वेज में संभालता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हो। कितनी रोटी खाते हो? 4 रोटी आप खाते हो, ठीक है। और आपकी जो ढकोली है जिसको हॉट टिप्पन बोलते हैं, यदि उस हॉट टिप्पन में रोटी है आपके पास 8, कितनी रोटी है? 8 रोटी है, और आप खाते हो 4 रोटी। एक आपका दोस्त और आ जाता है और वो खाता है आपके पास 6 रोटी। कितनी रोटी खाता है? 6 रोटी। अब मान लीजिए पहले आप रूम पर पहुंचे, तो बताओ आप कितनी रोटी खाओगे? आप खाओगे 4 रोटी। कितनी रोटी खाओगे? 4 रोटी। आपने 4 रोटी खा ली। रोटी कितनी थी आपके पास? 8 थी। 4 आपने खा ली, बची कितनी आपके पास? 4 रोटी बची। 4 रोटी बची। आपका दोस्त कितनी खाएगा? 6, लेकिन बची कितनी? 4। तो वो 4 से ही टाइम पास करेगा। तो जो भाई पहले वहां पर पहुंचेगा वो ज्यादा प्राप्त करेगा, जो भाई बाद में पहुंचेगा तो वो कम प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए यदि तुम दोनों की दोनों साथ में आ जाते हो, भाई रोटी खाने के लिए दोनों की दोनों साथ में आ जाते हो, तो जो 6 वाला है और जो 4 वाला है वो दोस्तों दोनों की दोनों बराबर रोटियां खाएंगे। क्यों खाएंगे बराबर? क्योंकि उनको पता है कि 8 रोटी है, तो यदि मैं एक ज़्यादा खा लूँगा इसको बुरा लग जाएगा, यदि ये एक ज़्यादा खा लेगा तो इसको बुरा लग जाएगा। तो वो दोनों की दोनों आपके बराबर रोटियां खाएंगे। तो जो आपके पहले पहुँचेगा वो ज़्यादा खाएगा, जो बाद में पहुँचेगा वो कम खाएगा। तो यदि सप्लाई आपके एक में गुजरी, एक से दूसरी में गुजरी, तो श्योर है वहाँ पर वोल्टेज परिवर्तन होगा। यदि सप्लाई आपके सीधी आ गई तो वहां पर आपके वोल्टेज परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर आपके पहले सप्लाई यहां पर पहुंची, इसने जितनी ड्रॉप करनी थी उतनी कर ली, उतनी करने के बाद आगे भेज दी। आगे भेजने के बाद अब यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर जितनी वोल्टेज इसको ड्रॉप करनी थी उतनी कर ली, फिर आगे पहुँच गई। तो श्योर है यहाँ पर पहले पहुँची तो इसने मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप कर दिया 2, आगे पहुँचेगी तो भाई आगे पहुँचेगी तो आगे वोल्टेज पहुँचेगी कम पहुँचेगी। तो यहाँ पर तो हुई 2 वोल्टेज, तो क्या यहाँ पर भी 2 वोल्टेज होगी? नहीं, यहाँ पर वोल्टेज में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों परिवर्तन आ जाएगा? क्योंकि ये जो पहले पड़ा है ये पहले खा लेगा, जब दूसरा पड़ा है वो कम खाएगा, और जब बचेगी तो ही खाएगा। तो ध्यान रखना, श्रृंखलाबद्ध संयोजन में वोल्टेज आपके भिन्न भिन्न होता है। और वोल्टेज भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि आपका जो फेज या प्लस है वो पूरा मार्ग करके आता है, सब में गुजरते हुए आता है, और सब में एक साथ नहीं गुजरता है। पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। जो आपके यहाँ से प्लस चला तो भाई प्लस पहले यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। तो जब आपका प्लस चल रहा है तो यहाँ पर भिन्न भिन्न मान का प्लस हो जाएगा, और यदि भिन्न भिन्न मान का आपके प्लस हो जाए तो वहाँ पर वोल्टेज भी आपके भिन्न भिन्न मान की होगी। तो प्यारे भाइयों कत्ते फिक्स कर लेना, श्रृंखलाबद्ध में वोल्टेज आपकी भिन्न भिन्न होती है। बैठी समझ में? कोई दिक्कत है? अब भिन्न भिन्न कैसे होती है तो वो देखो। तो देखो ये आपके है बीटी का मतलब आपके टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज है बीटी। अब यहाँ से आपके वोल्टेज गई, पहले इसमें गई तो पहले गई अपन के B1 के पास, फिर B2 के पास गई, फिर B3 के पास गई। तो आपके तीनों में आपके वोल्टेज गई। सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर अलग वोल्टेज होगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगी यहाँ पर अलग वोल्टेज होगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगी यहाँ पर आपके अलग वोल्टेज होगा। अर्थात श्रृंखला में आपका जो वोल्टेज होता है वो सभी टर्मिनल पर अर्थात सभी रेजिस्टेंस पर अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। कितना होता है? तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर होगा। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर आपके 20 वोल्टेज है।
कितना वोल्टेज है 20 वोल्टेज। तो ये आपका जो प्लस है ये यहाँ से गया, मान लीजिए पहले में है आपके 10, दूसरे में आपके 5, तो बताओ तीसरे में क्या होगा। तो जितनी आपके टर्मिनल वोल्टेज होगी, टर्मिनल वोल्टेज है आपके 20, उतनी ही टोटल आपके वोल्टेज ड्रॉप होगी। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 10, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 5, तो 10 और 5 कितने हो गए 15। अब यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर होगी आपके 5। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर 5 होगी जब जाके ये आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगी। इसका मतलब श्रृंखला में आपकी जो होगा BT बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अपन श्रृंखलाबद्ध संयोजन में रेजिस्टेंस R क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये अपन के R1, ये R2, ये R3, तो श्रृंखलाबद्ध संयोजन में क्या होता है दोस्तों, सप्लाई आपके पहले R1 में पहुंचेगी, फिर R2 में पहुंचेगी, फिर R3 में पहुंचेगी। तो जब आपके R1 में सप्लाई पहुंचेगी तो श्योर है ये आपके प्रतिरोध है। ठीक है, आगे जब जाएगी तो प्रतिरोध आपके बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए आपके जब R1 में आपके सप्लाई पहुंचेगी तो प्रतिरोध आपके कम रहेगा, जब आपके सप्लाई आगे जाएगी तो इसका प्रतिरोध भी ऐड हो जाएगा, इसका प्रतिरोध भी आपके ऐड हो जाएगा। अब सप्लाई जब आपके तीसरे में पहुंचेगी तो इन दोनों का प्रतिरोध भी वहां पर ऐड हो जाएगा। तो लगातार श्रृंखला में आपके जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे तो आपके जो रेजिस्टेंस है आगे के रेजिस्टेंस में ऐड होते हुए चले जाएंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब ये जब आगे आपके जुड़ते हुए चलेंगे तो लास्ट में जो आपको प्राप्त होगा RT, टोटल जो प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा उसी के अनुपात में आपकी करंट होगी, उसी के अनुपात में आपकी करंट होगी। करंट आपकी कभी भी R के अनुपात में नहीं होगी, RT के अनुपात में आपकी करंट होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो यहां पर आपके ये R1, ये R2, ये R3, तो जैसे जैसे सप्लाई आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका प्रतिरोध भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो श्रृंखला में आपके जो टोटल प्रतिरोध होता है, टोटल प्रतिरोध बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितने भी आपके आगे प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उस प्रकार आपके प्रतिरोध बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर श्रृंखला में प्रतिरोधों में वृद्धि होती है। ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो आपके जो श्रृंखला है, श्रृंखला में B1 प्लस B2 प्लस B3 होता है, यानी कि आपके जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये टर्मिनल वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो आपके श्रृंखला में यदि आपके 1, 2 और 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इन तीनों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। ठीक है, इसके बाद करंट की बात करें IT, तो IT क्योंकि भाई मार्ग है एक मार्ग है तो उस पूरे की पूरे मार्ग में एक ही मान की करंट आपके बहेगी। और कितनी बहेगी? I1 बराबर I2 बराबर I3, यानी जितनी आपकी करंट है उतनी करंट आपके पहले प्रतिरोध में बहेगी, उतनी करंट आपके दूसरे में बहेगी, उतनी करंट आपके तीसरे में बहेगी। अर्थात आपकी जो करंट है उस करंट में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम के अनुसार कि एग्जाम में इन तीनों में से क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों में से आसानी से हल कर देना। यदि आपके न्यूमेरिकल भी वो पूछे तो न्यूमेरिकल भी आपके इसी सूत्र के द्वारा हल हो। दूसरे प्रकार का सर्किट है अपन का समांतरबद्ध सर्किट। कौन सा है दोस्तों? समांतरबद्ध सर्किट, जिसे अपन के बोलते हैं पैरेलल सर्किट। कौन सा बोलते हैं? पैरेलल सर्किट। तो ये सर्किट अपन के किस प्रकार का होता है? मान लीजिए एक दोस्त अपन के यहाँ पर दौड़ रहा है और एक दोस्त उसके ही समांतर यहाँ पर दौड़े, तो ये दोनों की दोनों जो दोस्त है वो आपके समांतर में है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें सर्किट की
बात करें अपन सर्किट की, तो मान लीजिए एक प्रतिरोध अपन का ये जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रतिरोध यदि इसी के समांतर में लगा दे तो वो कहलाता है अपन का समांतर परिपथ। और यहाँ पर अपन इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन स्रोत। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? यहाँ पर जोड़ देते हैं स्रोत। तो ये हो जाएगा अपन का समांतर परिपथ या पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये अपन का R1 है, ये अपन का R2 है। दो प्रतिरोध अपन के किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं। अब यहां से जब अपन के प्लस जाएगा तो यहां पर प्लस पहुंचेगा, यहां से प्लस आपके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये प्लस आपके इसमें चलेगा और इसमें चलेगा, अर्थात यदि आपके पास एक प्लस और एक माइनस है, यदि ये आपके दो भागों में डिवाइड हो जाए और ये आपके दो भागों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहां से आपके माइनस चला और माइनस आपके यहां तक चलेगा तो ये भी आपके यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जब आपके समांतर में प्लस और माइनस दोनों आपके एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ सीधे लोड पर पहुंचते हैं। यहां पर आपके है और यहां से आपके लोड जोड़ दिया तो ये सीधे लोड पर पहुंचते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई भी सप्लाई आपके सीधा लोड पर पहुंचे तो वहां पर वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों, वोल्टेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो समांतर में आपकी जो वोल्टेज होती है दोस्तों, तो वोल्टेज आपके समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। अर्थात आप जो है समांतर के किसी भी बिंदु पर यदि वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो वोल्ट मीटर आपका समान वोल्टेज दर्शाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं अपन BT यानी टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं। तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज आपके प्रत्येक लगे हुए जो प्रतिरोध है, प्रत्येक लगे हुए प्रतिरोध के वोल्टेज के बराबर होगा। मान लीजिए इसका अपन मान लेते हैं B1 और इसका मान लेते हैं B2। तो जो आपका टोटल यहां पर वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज B1 बराबर B2 यानी कि दोनों के बराबर होगा। BT जो होगा वो B1 के भी बराबर होगा और B2 के भी बराबर होगा। अर्थात आपके समांतर में वोल्टेज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपन के B। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन I की। ठीक है, तो I आप देखोगे कि जब आपका यहां से प्लस चलता है तो ये प्लस आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर प्लस आपका यदि दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो श्योर है करंट आपकी दो बहेगी, दो रास्ते से बहेगी। जब आपकी करंट दो रास्ते से बहेगी तो श्योर है वहां पर आपके करंट भी अलग अलग होगा। तो समांतर में आपके करंट जो होता है वो आपके अलग अलग होता है। अब कम होगा या ज्यादा होगा ये आपके लगे हुए रेजिस्टेंस पर निर्भर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो अब आपके जो IT होगा, टोटल जो धारा होगी, टोटल धारा आपके परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधों की टोटल धारा के योग के बराबर होगी। जैसे जो IT है, IT बराबर होगा आपके I1 प्लस I2 यानी इसमें बह रही धारा और इसमें बह रही धारा दोनों का जो योग होगा वो आपके टोटल धारा के बराबर होगा। तो समांतर में अलग अलग धारा होने का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है मार्गों की संख्या। क्या है दोस्तों? मार्गों की संख्या। मार्ग जितने ज्यादा होंगे करंट उसमें अलग अलग मान की होगी। मार्ग यदि एक है तो करंट उसमें एक ही मान का होगा। अब आपके करंट कम होगा ज्यादा होगा तो ये आपका जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये उस पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोध आपके किस मान का लगा हुआ है। दोस्तों वहां पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वहां पर जो होगा आपके वो आपके होगा निम्नतम रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर आपकी जो करंट है समांतर जो पैरेललबद्ध आपके है, समांतरबद्ध जो सर्किट है आपके, समांतरबद्ध सर्किट में धारा हमेशा अधिक होती है। और यदि धारा अधिक होगी तो वहां पर फिक्स है कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो निम्नतम होगा। तो इससे
संबंधित आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और इससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा आर का मान, अर्थात जो आपका समांतरबद्ध सर्किट है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि समांतरबद्ध सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो प्रतिरोध का जो मान होता है वो होता है लगे हुए निम्न मान के प्रतिरोध से भी निम्न होता है। यानी यहां पर यदि 1 ओम का लग रहा है और यहां पर यदि 3 ओम का लग रहा है तो आपका जो प्रतिरोध होगा, टोटल जो आपके प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध निम्नतम लगे हुए प्रतिरोध, अब निम्नतम कौन सा लग रहा है, 1 वाला लग रहा है, तो जो आपको टोटल प्रतिरोध प्राप्त होगा ये 1 से भी कम होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समांतर में लगा हुआ जो प्रतिरोध है वो निम्न होने का कारण क्या है। तो दोस्तों समांतर में जब प्रतिरोध आपके निम्न होता है तो उसका कारण क्या होगा, तो उसका कारण होगा कि उस सर्किट में करंट आपके ज्यादा बहती है। तो करंट यदि आपके ज्यादा बहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रतिरोध आपके कम हो जाएगा। तो समांतर में आपका जो प्रतिरोध कम होता है उसका कारण है धारा का ज्यादा होना। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा कि कितना प्रतिरोध होगा और आपको प्रतिरोध दे दिया जाएगा। तो आपके समांतर में टोटल प्रतिरोध 1/RT बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जितने भी आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका 1/R होगा। अब यहां पर 1 क्यों लिखा गया है दोस्तों, यहां पर 1 लिखने का मुख्य कारण यह है क्योंकि आपका जो समांतर परिपथ है, समांतर परिपथ में हमेशा प्रतिरोध लगे हुए निम्न मान से भी निम्न होता है। अब निम्न मान से निम्न कब होगा, जब उसके ऊपर 1 लिखा हुआ होगा। तो यहां पर आपके टोटल प्रतिरोध जो होगा वो होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तीसरा आपसे इससे संबंधित पूछेगा, बाकी इसमें से और कोई सा भी नहीं पूछेगा। बैठी दोस्तों समझ में। तीसरा है अपन के पास दोस्तों श्रृंखला बद्ध व समांतर बद्ध, जिसको अपन बोलते हैं मिश्रित संयोजन। क्या बोलते हैं, मिश्रित संयोजन। अब देखो दोस्तों, आपने दौड़ करते हुए कहीं देखा होगा, कहीं पर बहुत से बंदों को दौड़ करते देखा होगा। तो देखो यदि एक बंदा आपके यहां पर दौड़ रहा है, दूसरा बंदा यदि उसके पीछे दौड़ रहा है, तो बताओ ये दोनों बंदे किस क्रम में दौड़ रहे हैं। तो शौर्य यदि एक के पीछे एक दौड़ रहा है तो अपन कहेंगे कि ये क्रम से दौड़ रहे हैं, अर्थात श्रृंखला में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, यदि एक बंदा तो अपन के यहां दौड़ रहा है, दूसरा बंदा यहां पर दौड़ रहा है, तो ये तो हो जाएगा श्रृंखला। ठीक है, लेकिन तीसरा बंदा यदि यहां पर दौड़े तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे अपन के समांतर में। किस में हो जाएंगे, समांतर में। तो यहां पर 2 तो आपके श्रेणी में हो गए और 2 आपके समांतर में हो गए। इसको अपन बोलेंगे मिश्रित दौड़। क्या बोलेंगे, मिश्रित दौड़। और आपने दोस्तों बहुत सी जगह पर देखा होगा कि जो दौड़ लगाने वाले होते हैं कईयों के लिए तो क्या है, एक पट्टी बना दी जाती है कि भाई एक बंदा यहां पर, एक बंदा यहां पर, एक बंदा यहां पर। इस प्रकार पट्टी बना दी तो वो तीनों की तीनों अपनी अपनी पट्टियों में दौड़ेंगे। इसका मतलब जो वो दौड़ लगा रहे हैं वो समांतर में लगा रहे हैं, एक दूसरे के बराबर में लगा रहे हैं। यदि मान लीजिए एक ही पट्टी हो और वहीं पर बंदों को दौड़ाया जाए तो वो आपके जो दौड़ेंगे वो सीरीज में दौड़ेंगे। तो यदि आगे पीछे दौड़े तो वो सीरीज, यदि बिल्कुल बराबर से दौड़े तो वो है आपके समांतर। अब यदि सीरीज और समांतर दोनों में दौड़े तो वो है आपके श्रृंखलाबद्ध समांतर या फिर मिश्रित संयोजन। अब यहां पर ये तो हो गई बच्चों की बात, दौड़ की बात। अब अपन करते हैं रेजिस्टेंस की बात। तो एक रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस कितने भी अपन जोड़ सकते हैं। ये कब किया जाता है संयोजन, ये किया जाता है जब अपन की आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार,
आवश्यकता के अनुसार धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ये तीनों अपन की आवश्यकता के अनुसार लिया जाए तो वहां पर श्रृंखलाबद्ध व समांतरबद्ध संयोजन किया जाता है। यानी जहां पर आपको धारा भी अधिक आवश्यकता होती है या वोल्टेज भी आपको अधिक चाहिए या धारा आपको निम्न चाहिए और वोल्टेज आपको अधिक चाहिए तो वहां पर ऐसा संयोजन किया जाता है। और इस संयोजन का उपयोग दोस्तों ज्यादातर जो अपन करते हैं वो ज्यादातर अपन करते हैं बाइंडिंग में। किसमें करते हैं दोस्तों? बाइंडिंग में करते हैं। बाइंडिंग में मुख्य रूप से दो ही संयोजनों का उपयोग किया जाता है। एक तो किया जाता है श्रृंखलाबद्ध व समांतर संयोजन और दूसरा किया जाता है जालीदार संयोजन जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये आपके R1 हो गया। ठीक है, अब इसके क्या किया कि मैंने एक तो जोड़ दिया यहां पर, ठीक है, और एक जोड़ दिया मैंने यहां पर। ये दोनों की दोनों मैंने जोड़ दिए और यहां से मैंने एक तार निकाल लिया और यहां से एक तार निकाल लिया और यहां पर मैंने लोड जोड़ दिया। तो आप देखोगे कि जो आपका प्लस है वो यहां पर पहुंचेगा, यहां से वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रतिरोध 1 है, ये प्रतिरोध 2 है, ये प्रतिरोध 3 है। तो जो प्रतिरोध 1 है उसके समांतर में दो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनके श्रेणी में ये जुड़ा हुआ है। तो ये तो जुड़ा हुआ है श्रेणी में और ये दोनों जुड़े हुए हैं समांतर में। तो ये पूरा की पूरा जो सर्किट होगा वो होगा अपन के मिश्रित संयोजन। कौन सा संयोजन होगा? मिश्रित संयोजन होगा। अब यहां पर आपको जो BIR से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो वो ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल देता है। क्या देता है दोस्तों? न्यूमेरिकल देता है, हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इससे संबंधित जो आपके R से संबंधित जो क्वेश्चन पूछेगा तो R से संबंधित वो सीधी सी बात है, दो क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछता है? दो क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन ये पूछेगा यदि आपके R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं? 3 प्रतिरोध, और वो आपके समान मान के लगे हुए हैं, वो आपके समान मान के लगे हुए हैं। यदि R1 का मान 100 ओम है, R1 का मान 100 ओम है तो बताओ टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये आपका न्यूमेरिकल से पूछेगा। तो इसमें आपको आंख बंद करके और सीधा आपको करना है R इंटू N बटे N। क्या करना है? R बटे N इंटू N करना है। N से N कट जाएगा, बचेगा आपके 100। तो केवल और केवल 100 प्रतिरोध ही इसमें होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। फिर से देख लो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि मिश्रित में, आपको या तो वो डायग्राम दे देगा बहुत बड़ा, डायग्राम ना दे तो आपसे वो पूछेगा कि मिश्रित में R जो प्रतिरोध है 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। और किस में लगे हुए हैं? मिश्रित में लगे हुए हैं। यानी कि कुछ तो आपके श्रेणी में लग रहे हैं और कुछ आपके पैरेलल में लग रहे हैं। तो वो कहेगा कि यदि 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो बताओ कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहां पर आपको केवल ये करना है R इंटू N बटे N। N से N कट जाएगा, केवल आपके पास बचेगा 10 ओम। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत है आपके श्रृंखलाबद्ध व समांतर का अपन के पास है जालीदार ऑब्लिक जटिल संयोजन। तो जालीदार ऑब्लिक जटिल संयोजन कैसा होता है? आपने जाली देखी होगी दोस्तों। जाली आपके इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। अब यहां पर आपको पता नहीं है कि किस में होके तो धारा आ रही है और किस में होके धारा जा रही है। तो ये आपका जाली होती है, जालीदार परिपथ होते हैं
ये आपके दो प्रकार के बनते हैं। पहला बनता है धारा का परिपथ और दूसरा बनता है वोल्टेज का परिपथ। धारा का परिपथ जो होता है उसको बिंदु परिपथ भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? बिंदु परिपथ भी बोलते हैं। और जो वोल्टेज का परिपथ होता है इसको मेष परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेष परिपथ। अर्थात दोस्तों जालीदार परिपथ या जालीदार संयोजन आपके दो प्रकार के होते हैं, धारा संयोजन या वोल्टेज संयोजन। धारा संयोजन को बिंदु संयोजन बोलते हैं, वोल्टेज संयोजन को मेष संयोजन बोलते हैं। इसमें आपसे वो दो क्वेश्चन पूछेगा, प्लस का और माइनस का। इसमें से आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, प्लस का और माइनस का। ठीक है, इसको तो अपन बोलते हैं बिंदु परिपथ। कौन सा बोलते हैं? बिंदु परिपथ। और इसको बोलते हैं अपन मेष परिपथ। क्या बोलते हैं? मेष परिपथ। बिंदु परिपथ जो होता है वो धारा से संबंधित है, मेष परिपथ जो है वो वोल्टेज से संबंधित है। अब जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो धारा और वोल्ट से संबंधित पूछेगा। किसमें? जालीदार परिपथ में, जालीदार संयोजन में। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा कि जो आपके बिंदु परिपथ है तो बिंदु परिपथ में आपका प्लस और माइनस क्या होगा। तो देखो भाई, मैंने आपको बता दिया था कि जो बिंदु की ओर आता है तो आपको वो सिंबल देगा। किसका? तीर का सिंबल देगा। और तीर का सिंबल देके पूछेगा कि I1 और I2 दे देगा यहां पर। ठीक है, यहां पर I1 दे देगा, यहां पर I3 दे देगा और यहां पर I4 दे देगा। अब आपसे पूछेगा निम्न में से किस पर आपके प्लस चिन्ह होगा या किस पर आपके प्लस का निशान होगा। तो जो बिंदु की ओर आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बिंदु की ओर ये आ रहा है तो ये पॉजिटिव, बिंदु की ओर ये आ रहा है तो ये पॉजिटिव। तो जो बिंदु की ओर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो बिंदु से दूर जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब देखो दोस्तों, जालीदार जो परिपथ होता है, जटिल जो परिपथ होता है, उसमें सबसे कठिन जो काम होता है ना दोस्तों, वो कठिन काम केवल और केवल उनके संयोजनों को पहचानना होता है। क्योंकि अपन को ये पता नहीं रहता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कहां से धारा आ रही है कहां पर धारा जा रही है। तो इसमें जो सबसे कठिन भाग होता है, सबसे कठिन भाग केवल प्लस माइनस को पहचानने का होता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो केवल प्लस और माइनस को पहचानने का आएगा। तो यदि आपके एग्जाम में आपके बिंदु परिपथ से क्वेश्चन आए तो जो धारा बिंदु की ओर जाएगी वो पॉजिटिव होगी, जो धारा बिंदु से दूर जाएगी वो नेगेटिव होगी। तो पहला तो क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव का आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके टोटल धारा से संबंधित। तो जो आपके प्लस में है उतनी आपके माइनस में होगी, यानी दोनों में धारा आपके बराबर होगी। ये किरचॉफ का नियम मैंने आपको पहले बता दिया था, तो धारा आप किरचॉफ के नियम के अनुसार निकाल लेना। ठीक है, अब दूसरा है आपके मेष। तो मेष में क्या है? वोल्टेज से संबंधित है। अब यहां पर आपको देखो, ये आपके रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3। अब यहां पर भी आपसे ये पूछेगा कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो आप कैसा पता लगाओगे? तो वोल्टेज नापकर पता लगाओगे। तो जिसमें वोल्टेज आपके ज्यादा आती है वो होगा आपके प्लस, और जिसमें वोल्टेज आपके कम आती है वो होगा आपके माइनस। तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा माइनस होगा और कौन सा प्लस होगा। और यदि आपके टोटल वोल्टेज की बात करेगा तो जो टोटल वोल्टेज होगी वो आपके किरचॉफ नियम के अनुसार